Hello friends, good morning to all of you. Welcome to IEIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट कराने जा रही हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। या विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है, 6 वाक्यों में लिखे। उत्तर है, विद्यापति मैथिली कवि है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की थी। अलस कथा में 4 आलसियों की कहानी है। इस कथा में बताया गया है कि आलसी काम नहीं करते हैं, वे दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आलस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आलस करने वाले का विनाश निश्चित है। अगला सवाल है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? उत्तर है, अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त भाग गए, केवल 4 वास्तविक आलसी ही रह गए। उन आलसियों को बाल पकड़कर आग से निकाला गया। अगला सवाल है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? या अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? उत्तर है, अलसशाला के कर्मचारियों ने देखा कि धूर्त लोग भी भोजन खा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि वास्तविक आलसियों की पहचान की जाए और धूर्त लोगों की भी पहचान की जाए। यह सोचकर अलसशाला के कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, सभी धूर्त भाग गए और केवल 4 वास्तविक आलसी नहीं भागे। तब कर्मचारियों ने उन्हें बाल पकड़कर आग से बाहर निकाला। अगला सवाल है, आलसियों को किसने और क्यों निकाला? चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई? उत्तर है, जब अलसशाला में आग लगी तो वास्तविक आलसी भागने की बजाय आपस में बात करने लगे। पहला आलसी बोलता है, अरे कैसा हल्ला हो रहा है? तब दूसरा आलसी बोलता है, लगता है कि आग लग गई है। तब तीसरा आलसी बोलता है, कोई धार्मिक इंसान नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे। तब चौथा आलसी बोलता है, अरे वाचाल कितनी बातें करोगे। इस तरह से वास्तविक आलसियों की पहचान हो जाती है। अगला सवाल है, अलस कथा में किसका वर्णन है? या अलस कथा का क्या संदेश है? या अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है, अलस कथा पाठ के लेखक मैथिली कवि विद्यापति है। इस कथा में आलसियों के बारे में बताया गया है। आलसी काम नहीं करते हैं, उनका गुजारा दयावान व्यक्तियों के कारण होता है। आलस शरीर में रहने वाला दुश्मन है जो व्यक्ति का विनाश कर देता है। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आलस को छोड़ देना चाहिए ताकि हम जीवन में विकास कर सकें। अगला सवाल है, मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है, मंत्री वीरेश्वर मिथिला में मंत्री थे। वीरेश्वर जी दयावान व्यक्ति थे। वे सभी दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन खाने को देते थे। वे दानशील स्वभाव के थे। अगला सवाल है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? या पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख
कहाँ है? उत्तर है पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। अगला सवाल है प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है? उत्तर है पाटलिपुत्र अभी पटना के नाम से जाना जाता है। पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने कहा है कि पटना महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी पटना की शोभा व्यवस्था को बहुत अच्छा बताया है। अगला सवाल है दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है? उत्तर है दामोदर गुप्त ने एक काव्य लिखा जिसका नाम कूटनीतम तरणी है। इसमें पटना के बारे में उन्होंने लिखा है कि पटना गंगा के किनारे बसा है। पटना नगर पृथ्वी का तिलक, विद्वानों का निवास स्थल और स्वर्ग से सुंदर महानगर है। अगला सवाल है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर है पटना में गुप्त वंश के शासन के समय में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। आज के समय में दुर्गा पूजा में वैसा धूमधाम देखा जाता है। अगला सवाल है राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? उत्तर है कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्यमीमांसा में लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण रचयिता और विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान देकर प्रसिद्धि पाई है। अगला सवाल है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। उत्तर है पटना के अनेक मुख्य दर्शनीय स्थल हैं जो निम्नलिखित है: गांधी सेतु, संग्रहालय, गोलघर, उच्च न्यायालय, सचिवालय, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा आदि। अगला सवाल है कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? उत्तर है मेगास्थनीज, वेनसोंग, फाहियान। ये तीनों विदेशी यात्री पटना आए थे। इन्होंने अपने संस्मरण में पटना के बारे में लिखा है। अगला सवाल है भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? उत्तर है भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था कि यह गांव आगे चलकर नगर बनेगा, लेकिन आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के कारण हमेशा परेशान रहेगा। अगला सवाल है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें या पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का 5 वाक्यों में परिचय दें या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी या पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर है पाटलिपुत्र पुराने ज़माने से ही अपनी वैभव के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण में पटना के वैभव के बारे में लिखा है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजा अशोक के समय में यहाँ हमेशा समृद्धि रही है। कवि राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण रचयिता और विद्वान हुए हैं। आज पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। अगला सवाल है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु अर्जुन देव का जन्म
पटना सिटी में हुआ था। पटना में सभी सिख गुरु आए थे। पटना में ही सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा है। इस तरह पटना सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल है। अगला सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। उत्तर है, जीवों के हृदय में आत्मा का वास होता है। आत्मा अणु से भी छोटा और सबसे बड़ा होता है। आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान अपने इंद्रियों को वश में रखकर परमात्मा का दर्शन करते हैं। इस तरह से मैंने आपको संस्कृत का मोस्ट वीवीआई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव कंप्लीट करा दी हूँ। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।